नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड, और आज से डिस्कस करेंगे आपके कुछ पेपर सेट। तो ये पार्ट 1 होगा, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और 20 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके हिंदी के। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है आपका रामचंद्र शुक्ल की रचना। तो लिखा हुआ है चिंतामणि प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचना है। और ये आपने याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा, इनकी दो कृतियाँ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो कोटज, अशोक के फूल और कल्पतरु। रामवृक्ष बेनीपुरी की अगर बात करें तो माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, ये इनकी कृतियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कामायनी, बहुत ही प्रसिद्ध बोल सकते हैं आपका क्या ग्रंथ है या किताब है, महाकाव्य है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो कामायनी की अगर बात की जाए तो ऐसा महाकाव्य है जो सदैव मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा, जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों, सामयिकता का विश्लेषित सम्मिश्रण कर इसे एक अमर ग्रंथ बना दिया है। यही कारण है कि इसके पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा मानव प्रेम व बुद्धि के प्रतीक हैं। रामधारी दिनकर की अगर बात करें तो उनकी प्रसिद्ध कृति है रेणुका। चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। केशव दास की अगर बात करें तो उसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें, कामायनी, आंसू, झरना, कानन, कुसुम और लहर, ये देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? तो उन्होंने लिखी थी बूढ़ा चांद। तो सुमित्रानंदन पंत की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि ये उन्होंने लिखी थी 1958 में। पंत जी की कविताओं में प्रकृति और कला के सौंदर्य को प्रमुखता मिलती है। प्रभात फेरी के रचयिता थे आपके नरेंद्र शर्मा। हुंकार लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, और उर्मिला लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर बाद में क्या रख दिया था? सुमित्रानंदन पंत रख दिया था। मजले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए थे। सुमित्रानंदन पंत से एक चीज़ याद रखनी है कि जब बोला जाता है आपका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो पहला हिंदी का मिला था 1968 में, और वो मिला था किसको? सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए, हिंदी के लिए। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौरसैनी। सौरसैन जो रीजन था, ये महाजनपद था, ये आप याद रखना, ये महाजनपद था सौरसैन। इसकी राजधानी थी मथुरा, ये आपने याद रखना। और हिंदी खड़ी बोली का जन्म यहीं से होता है, सौरसैनी से होता है। तो लिखा हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत तो 5 बोलियां आती हैं। एक आती ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। अर्धमगधी की अगर बात करें, अर्धमगधी में आपके जो जैन ग्रंथ थे वो लिखे गए थे, से पूर्वी हिंदी विकसित होती है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेलखंड छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल टच वाला रीजन आता है छत्तीसगढ़ से, वहाँ पर बघेली बोली जाती है। मगधी की अगर बात करें तो मगधी से बिहारी आती है, जिसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया, ये भाषाएं इससे निकलती हैं मगधी अपभ्रंश से। खस की अगर बात करें तो पहाड़ी है, ठीक है ना। और इसमें आपकी 3 आती हैं, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी पहाड़ी भाषाएं आती हैं। अच्छा, भाषा की छोटी इकाई को बोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल ही माध्यम होता है और देशज तथा घरेलू शब्दावली का प्रयोग होता है या बोलचाल की भाषा मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है? फा है, छा है, टा नहीं है, खा है। जिसमें यानी कि कम समय लगे तो वो होता है आपके कौन से अल्प प्राण, और जिनमें ज़्यादा वायु के होती है, संग्रहित होती है, उसमें क्या होता है, या बोल सकते हैं ज़्यादा समय लगता है, वो होते हैं आपके महाप्राण। तो पढ़ लेते हैं। लिखा हो महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है, वह महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं, जैसे ख, ग। तो ये याद रखना, दूसरा जो होता है ख, ग, छ, झ, ढ, ढ, ध, ध, फ, भ और श, श, ह। तो ये सारे आ जाते हैं, ये ऊष्म वर्ण है, श, श, ह। अच्छा, संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें, संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क और त इस तरीके से बन जाता है, श, थ, स्त बन जाता है जब स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क, त ये संयुक्त में इस्तेमाल किया जाता है जब हलंत क और ता मिलता है। श और व श्वा श्वाद बन सकता है, द और ध से ध बन सकता है, तो शुद्ध बन जाता है। अल्पप्राण जिन वर्णों में उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, वह अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके।
और जो अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ भी आपने याद रखना है, अंतस्थ जो होते हैं आपके वो भी आपके यार अलावा ये भी क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान दांत है? ता से याद कर लेना, ता तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ता जो है वो दांत से निकल के आता है। तो छा है वो तालु का इस्तेमाल होता है, पा में ओष्ठ का, और गा में किसका होता है, कंठ का इस्तेमाल होता है। मुंबई एक स्मार्ट सिटी बन गया है, तो मुंबई को यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के रूप में दिखाया गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सही उत्तर होगा। जिस वाक्य में विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है वह वाक्य या वे वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त वाक्य में मुंबई दुनिया के सारे महानगरों का बोध न कराकर कुछ विशेष महानगर का बोध करा रही है, इसलिए यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत, चीन ये स्थान है, किताब, साइकिल ये वस्तु है, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी ये व्यक्ति हैं। भाववाचक जो भाव पैदा करते हैं या भाव को बोध करवाते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, खटास, कड़वाहट ये सारी चीज़ें। समूहवाचक जो समूह का ज्ञान करा, जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना। जातिवाचक जो जाति विशेष का कराती है कि कौन सी कौन सी चीज़ है, जैसे वस्तु हो गया, स्थान हो गया, प्राणी हो गया, तो वस्तु में मोबाइल, टीवी आ जाता है, गांव, स्कूल, स्थान में आ जाता है, आदमी, जानवर, प्राणी में आ जाता है। संज्ञा की बात करें, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया के आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। जब नाम से किसी चीज़ को पुकारा जाए उसे संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन सा परसर्ग संबोधन कारक है? संबोधन होता है हे, हो, हरे, तो आंसर हो जाएगा आपका हो। तो कारक की अगर बात करें, सबसे पहले कारक की अगर बात करें तो आपने इस तरीके से याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, अधिकरण में पर और संबोधन हे, हो, हरे। तो संबोधन में किसका इस्तेमाल होता है? हे, हो, हरे का इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखना है। रामावतार, राम प्लस अवतार, आ प्लस आ, बड़ा आ, ये होती दीर्घ संधि, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता आपका जैसे लिखा हुआ है, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है। दे प्लस आले, देवालय। व्यंजन की अगर बात करें, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे वाक प्लस में, देखो वाकम में। और विसर्ग अगर बात की जाए तो दु प्लस आत्मा, दुरात्मा। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो आंधी के आम होना। आंधी का आम होना मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता होना, ये आपने याद रखना है। तो ये लिखा हुआ है, तो अच्छा बाकियों को भी देख लेते हैं। अंतड़ियों में बल पड़ना, पेट में दर्द होना, आकाश का फूल होना, अप्राप्य वस्तु, और आकाश के तारे तोड़ लाना असंभव कार्य, ये आपने याद रखना है। मैंने तो कुछ नहीं किया, अब मैंने तो यानी कि ये जोर दे के बोला जा रहा है, यहाँ पर एम्फेसाइज हो रहा है। एम्फेसाइज मतलब जोर दे के किसी चीज़ को जब बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं निपात, एम्फेसाइज। तो लिखा हुआ है वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में बल या भाव पैदा कर सकते हैं उन्हें निपात या अवधारणा कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। कहा जा रहा है कि चांद की जो क्या है रोशनी है उसने चादर ओढ़ ली। अब यहाँ पर चादर अलग से बोला जा रहा है, क्लियर बात समझ में? तुलना नहीं हो रही है बल्कि उसी को इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। तो ये होता है आपका कौन सा रूपक अलंकार, जिसमें उपमेय में उपमान होता है, ये आपने याद रखना है। तो उपमेय पर जब उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप करने का मतलब ये होता है कि दोनों में आपको भिन्नता या अभेद देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मतलब कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, एक ही वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे लिखा उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार बनता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ होता है जैसे दोनों में अभिन्नता देखने को मिलती है, अभेद देखने को मिलता है। क्लियर बात समझ में आई? कोई भेद देखने को नहीं मिला, उसी चीज़ का इस्तेमाल कर दिया जाए। इस आरोप में निषेध नहीं होता है। यह जीवन क्या है? निर्जर है। तो लिखा हुआ है जैसे इस जीवन को निर्जर के समान न बताकर जीवन को ही निर्जर बता दिया गया, मतलब अलग नहीं बताया गया, दोनों वर्ड्स को अलग नहीं रखा गया बल्कि जोड़कर बोला गया। तो होता है आपका कौन सा रूपक अलंकार वहाँ पर होता है। जैसे वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो यहाँ चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया। तो इस पंक्ति में उपमेय क्या है? चंद्रिका, और उपमान क्या है भाई? चादर है, ये आपने याद रखना है। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की एक से अधिक बार जब पुनरावृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कह दिया जाता है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मेरे मोहन की, देख मेरा मन मंद मंद मुस्काए रे।
तो यहाँ पर क्या है, माँ जो वर्ण है उसका बार बार इस्तेमाल है। वक्रोक्ति जो होता है उसमें लिखा वक्र उक्ति अथवा टेढ़ी युक्ति, कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाले उसे कुछ दूसरे अभिप्राय से निकाल देते हैं। जैसे खड़ी यमुना के तीर मोहे पार लगा दे कान्हा, अर्थात यहाँ यमुना नदी से पार और भवसागर से पार जाने की बात कही जा रही है। ठीक है ना, कहा कुछ जा रहा है और समझा कुछ और जाता है। ठीक है ना, तो ये लिख दिया उपमेय उपमा, तो ये लिखा उपमेय और उपमान की तुलना करना अर्थात दोनों को एक दूसरे के समान बताना उपमेय उपमा अलंकार कहलाता है। कृष्णमुख चंद्रमा सी छवि, अर्थात मुख चांद के समान बताया गया और साथ ही चांद की तुलना कृष्ण के मुख से की गई है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग बताता है। तरुण, तरुण मतलब होता है युवा। ठीक है ना, तो तरुण का होता है तरुणी, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, तो युवा बोला जाता है तरुण। और बकरा बकरी, गीदड़ गीदड़ी, बोल सकता है काला काली, ये थोड़ा दिमाग में रख देना। स्त्रीलिंग पुलिस जानते हो, स्त्रीलिंग मतलब नदी माता लड़की वगैरह आ जाता है। पुल्लिंग में देखा जाए तो पिता राजा और घोड़ा, ये चीज़ें आ जाती है आपकी। आगे चलते हैं, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ढहा का मतलब होता है, ढहा मतलब होता है द्वेष या ईर्ष्या, द्वेष या ईर्ष्या रखना। ठीक है ना, ये याद रख लेना। और बाकी चीज़ बता दो, डब का मतलब होता है रीति तरीका, तंदुल का मतलब होता है अछत या चाउर, या तदबीर का मतलब होता है उपाय ढंग, ये आप याद कर लेना। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तटस्थ, तटस्थ का चुनना है। तटस्थ मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के, तो ये याद रखना। तन्मय का होता है तल्लीन या ध्यानमग्न। ताकना का होता है घूरना या निहारना। तीखा का होता है कड़वा। चिरंतन, चिरंतर मतलब हमेशा, चिरकाल तक जो चलते हुए चले। उसका विलोम अगर देखा जाएगा नश्वर, जो नाश योग्य है। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं शरीर क्या हमारा नश्वर है, मतलब नाश योग्य है, उसका क्या हो जाना है, नाश हो जाना है एक दिन। तो ये याद करना। अलौकिक का लौकिक होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नैसर्गिक मतलब होता है आपका प्राकृतिक, ये आपने याद रखना है। दिए गए विकल्पों में कटु का विलोम, कटु का क्या होता है, मधुर होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है ना अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चल रही कि नहीं चल रही। ठीक है, ईस्ट का अनिष्ट, अनजान का जाना पहचाना, अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हो भाई, कौन सा विदेशज है। विदेशज मतलब विदेशी शब्द जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये एकेडमी है, साफ पता लग रहा है। तो विदेशज तो बता दिया था, विदेशों से निकल के आती है। उटपटांग का खटपट, इसमें क्या होता है कि मेनली आपकी जो विदेशों से आई जो आपके शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल किया। अरबी हो गई, फारसी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। झिलमिल किसी वस्तु का चमकना। पाँव पाँव गाड़ी से निकलने वाली ध्वनि। डकारा मतलब डकार, पेट से निकलने वाली ध्वनि। आश्चर्य कौन सा शब्द है। आश्चर्य अगर देखा जाए तो आश्चर्य है तत्सम। तत्सम जो होते हैं संस्कृत से लिए गए। तद्भव क्या होते हैं, हिंदी में होते हैं। देशज आपके देशीय और विदेशज आपके विदेशी। तो आश्चर्य तत्सम है, जिसका तद्भव होता है अचरज। तो तद्भव होते हैं संस्कृत से हिंदी में आने वाले जिन शब्दों का रूप बदल दिया गया, तद्भव कहलाते आग काम पांच आदि। देशज अगर देखा जाए तो देशीय क्षेत्र भाषा से निकल गया थैला लोटा आदि। विदेशज की बात करें विदेशी भाषाओं से, अरबी फारसी तुर्की उर्दू अंग्रेजी पुर्तगाली, ये निकाले अदालत ऑफिस आदि यहाँ से निकलते हैं। तत्सम की बात करें संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, बोल सकते हैं साधारण भाषा में, जैसे कूप उष्ट्र पंचम आदि। शशधर और शशिधर, तो शशधर कहा गया चंद्रमा को और शशिधर कहा गया शिव को, ये याद रख लेना। ठीक है ना, शाम और श्याम, शाम कहा गया कृष्ण को और श्याम होता है एशिया का एक देश, और ये श्याम कहा गया सीरिया को, ये याद रखना आप लोग, सीरिया को बोला जाता है। सर्ग और स्वर्ग, सर्ग मतलब होता है अध्याय और स्वर्ग मतलब होता है तीसरा लोक। शंकर और शंकर, तो एक है भगवान शिव और दूसरा शंकर जो होता है हाइब्रिड जिसे बोला जाता है मिश्रित, ये याद कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।